गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग भू आकृतिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर नंबर 6 है और स्टैंडर्ड 11 यानी NCERT का 11वीं क्लास का ज्योग्राफी का बुक है। और उसका नाम क्या है इस बुक का? तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो शुरू करते हैं। आज क्या देखेंगे हम लोग? भू आकृतिक प्रक्रिया। इसमें क्या क्या होता है भू आकृतिक प्रक्रिया में? एक होगा अपक्षय, अपर्दन, डिपोजिशन। तीन ही क्रियाएं होगा, यानी अपक्षय हो जाए किसी चीज़ का, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, कहीं जमा होगा, और उससे एक क्रिया, एक नए जो आकृति है उसका निर्माण होगा। जो ऊंचा था उसका नाश होगा, जो पहले गड्ढा था वह भर जाएगा। यानी कि इसे समतलीकरण की प्रक्रिया है यह। इतना ही याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई हम लोग जान चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भू प्रॉपर्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है यह भी पढ़ चुके हैं। भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भू प्रॉपर्टियों को निर्मित करने वाले शैलों यानी रॉक और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास हम लोग कर चुके हैं और फिर उसी कड़ी में आगे जान रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, धरातल यह प्रॉपर्टी असमतल क्यों है? कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर खाई है या समुद्र है, कुछ गड्ढा है, कहीं पर इस तरह से इलाका है। अब बताइए कहीं इस तरह का है तो ऐसा क्यों है? सर्वप्रथम भू प्रॉपर्टी क्या है? हम जानते हैं कि यह गतिशील है यानी गत्यात्मक है। अब अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने हम लोग जानते हैं कि यह क्षैतिज मतलब इस तरह से या ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलन यानी कि ऊपर या नीचे इस तरह से हो सकता है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतम गति से संचलित रही होगी। भू प्रॉपर्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए जिम्मेदार है या उत्तरदायी है। यानी जो डिफरेंस होता है उसी के कारण ऊपर इस तरह की आकृतियां बन जाती हैं। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। यानी सूरज क्या करेगा? इसको पृथ्वी को गर्म किए हुए रहता है, चार्ज कर देता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों यानी जो सतह के ऊपर हो यह बाह्य बल है, और जो पृथ्वी के सतह के नीचे जो शक्ति काम करे वह आंतरिक बल है। आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स और आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल यानी इंडोजेनिक बल कहते हैं। बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम क्या होगा? बाहिर्जनित बल है, इसमें क्या होगा कि उभरी हुई भू आकृतियों का भी घर्षण होगा। यानी यह क्या करेगा? बहिर्जनित बल यह सब कुछ को बराबर करने की कोशिश करेगा तथा बेसिन या निम्न क्षेत्रों या गर्तों मतलब जो ऊंचा है या जो खाई है इन सब का क्या करेगा? भराव करेगा यानी अधिवृत्ति करेगा यानी समतलीकरण करने का प्रयास करता है। कौन? तो बाह्य बल का काम है। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन यानी ग्रेडेशन कहते हैं। उच्चावच मतलब ऐसा नहीं केवल ऊंचा मतलब ये हाइट हो गया और यह गर्थ हो गया, लेकिन समतल सतह तो इतना होना चाहिए था, यही उच्चावच है। इसको यह बराबर करने का कार्य करता है। कौन? तो बहिर्जनित बल या फोर्स। अंतर्जनित शक्तियाँ क्या करेंगी? ये निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाएंगी या उनका निर्माण करेंगी। अगर दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा तो उसका निर्माण होगा, दोनों अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। तथा इस प्रकार बहिर्जनित प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम अर्थात बराबर करने में असफल रहती हैं, क्योंकि अंतर्जनित फोर्स हमेशा एक्टिव रहता है, जिससे बाहरजनित फोर्स कितना भी कोशिश कर ले लेकिन पृथ्वी एकदम प्लेन न हो पाता है, न हो पाई। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनित एवं अंतर्जनित
बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं, यानी अंतर्जनित क्या होगा, यह भू आकृति का निर्माण करते हैं, तथा बहिर्जनित प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती है। यानी बहिर्जनित क्या करेगा, अंतर्जनित बदलाव लाएगा, अंतर्जनित विसंगति लाएगा, अंतर्जनित असमानता लाएगा, और बहिर्जनित समानता मूलक है। भूतल क्या है, संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह यानी सस्टेन में योगदान है। मतलब कि जो भी सभी जीव हैं उनका धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान है। जितने भी जीव हैं वो धरातल के पर्यावरण में कुछ न कुछ तो योगदान देते ही हैं, चाहे वे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। केवल मानव ही है जो निगेटिव योगदान देता है, बाकी सब पॉजिटिव योगदान देते हैं। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। तभी तो आज धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट आ गया है, यानी कि आप भी यूज करें, आप भी इस्तेमाल करो, लेकिन भविष्य के लिए भी उसको सही सलामत छोड़ जाओ। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि यानी सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है, जो आज हम देखते हैं, तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता यानी विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी दे रही हैं तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है वो समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनहित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। जिन पदार्थों को, जिन ईंधन को या जिस आकृति को बनने में हजारों लाखों साल बना, पता नहीं कितने करोड़ों साल लगा होगा, उसको आज मानव का एक डायनामाइट, एक मानव का बम, एक मानव का जेसीबी, एक मानव का बहुत बड़ा उपकरण उसको कुछ ही दिनों में, घंटों में, महीनों में सब बराबर कर देता है, काट डालता है। जो जीवाश्म ईंधन के बनने में कितना समय लगा था, मनुष्य मुश्किल से द्वितीय विश्व के बाद से ही ना मुख्य रूप से इनका इस्तेमाल कर रहा है बहुत जोर से, और आज देखिए कुछ खत्म हो गए हैं, कुछ खत्म होने के कगार पर हैं। मानव ने प्रकृति का जो पर्यावरण था, मानव ने उसको भी बदल दिया, मानव जंगल को काट डाला, मानव ने बहुत से जीव जंतुओं को का नाश कर दिया, और आज वे विलुप्त हो चुके हैं। सब किसने किया, तो मानव ने किया। यानी यह जानने की बात है कि आप इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन इतना कीजिए कि वह सस्टेन कर जाए, यानी भविष्य के लिए बचा रहे। ऐसा ना है कि जैसे हम लोग चीते का पिक्चर देखते हैं और कहते हैं कि यह 1948 से पहले चीता अपने देश में था, लेकिन आज नहीं है, यह विलुप्त हो गया। इसी तरह आने वाली पीढ़ी अगली कहे कि भारत में पहले बहुत हाथी हुआ करते थे, लेकिन अब आज न है, उसका फोटो देखकर ही संतोष कर लो। भू आकृतिक प्रक्रियाएं हम लोग क्या देखेंगे अब, तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं का अर्थ क्या होगा कि धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। मतलब यह सतह है, इसके नीचे और कोई विसंगति हो, कुछ परिवर्तन हो, कुछ निर्माण हो तो वह अंतर्जात बल के कारण होगा। इसके ऊपर कुछ भी होगा तो वह बहिर्जनित बल के कारण होगा। लेकिन अंतर्जनित बल केवल सतह के नीचे ही कार्य नहीं करता, इसका प्रभाव सतह के ऊपर भी पड़ेगा। सतह के ऊपर क्या होगा, कहीं पर ऊंचाई यानी पहाड़ का निर्माण होगा, कहीं पर घाटी का निर्माण होगा, सतह उबड़ खाबड़ हो जाएगी, तरंगित होगी। और जो बहिर्जनित बल है यह क्या करेगी, यह ताप, दाब, वर्षा, इन सब के कारण सबका समतल यानी बराबर करने का काम करती है। और इसमें दो तरह के काम होंगे, एक भौतिक और एक रासायनिक क्रियाओं के कारण यह भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें जो परिवर्तन होगा वह भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है। पटल विरूपण यह क्या है, तो एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। यानी पटल विरूपण यानी प्लेट टेक्टोनिक यह और ज्वालामुखीयता ये सब अंतर्जनित भू आकृतियां हैं, आकृतिक प्रक्रिया हैं, जो इससे पहले की इकाई में हम लोग संक्षेप से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, अवक्षय, बृहत क्षरण यानी मास वेस्टिंग, अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन यानी इरोजन, निक्षेपण यानी डिपोजिशन।
बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनका इस अध्याय में देखते हैं। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण यानी एक्वायर कर लेगा तथा परिवहन करने में सक्षम हो। जैसे कि यह पहाड़ है, इस पर समय के साथ तापमान, हवाओं का प्रवाह, हिमनद, जल के कारण क्या हुआ, इसमें टूट फूट उत्पन्न होगा तो वह क्या हो गया, तो वह आपका अपक्षय की प्रक्रिया है, यानी कि यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और नीचे गिर गया, लेकिन अपक्षय में यह दूर न जाएगा, यहीं पर जमा हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, अपर्दन की क्रिया, यह नदी के द्वारा, हवाओं के द्वारा होगा, जिससे यह इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। और डिपोजिशन यानी कि कहीं पर यह जमा हो जाए और फिर से एक नई आकृति का निर्माण होगा, तो वह क्या है, तो वह डिपोजिशन की प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसके फलस्वरूप यह जो बहिर्जनित बल है यह समता मूलक है और अंतर्जनित बल विषमता मूलक है, यानी कि अंतर्जनित बल विसंगति लाएगी, सब में जो पर्यावरण है या कोई भी जो संतुलन है प्रकृति का उसमें असंतुलन पैदा करेगी, और जो बहिर्जनित बल है यह संतुलन बनाने का काम करती है। लेकिन दोनों लगातार काम कर रहे हैं, अतः पृथ्वी का जो आज का यह रूप है यह हमेशा से इसी तरह से विकृत रहा है और आगे भी इसी तरह से इसमें परिवर्तन होते रहेगा और दोनों बल एक दूसरे के खिलाफ कार्य करते रहेंगे। जब प्रकृति के ये तो ढाल प्रवणता के कारण गतिशील होंगे, ढाल यानी यह चट्टान या पहाड़ हो गया और ऊपर से कोई, जैसे यहाँ पर पर्वत का कोई टुकड़ा टूट कर नीचे गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि यह ढाल है नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण के कारण यह पर्वत पर से जो यह चट्टान का टुकड़ा है यह जब आएगा तो नीचे ही आएगा, अतः यह गतिशील हो जाएगा। तो ये पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भाग में निक्षेपित कर देते हैं। ऐसे यह देखिए, यह पहाड़ है, यह इसका खाई वाला इलाका है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर से जब अपक्षय के कारण इरोजन होगा तो क्या होगा, जो ऊपर से जो टुकड़ा है टूट टूट कर यह नीचे का जो खाई है धीरे धीरे यहाँ पर भर जाएगा, यह प्लेन होगा। पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी होता है। एक कारक एजेंट एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, हवा, लहरें एवं धाराएं हैं जो धरातल के पदार्थों को हटाएगा, ले जाएगा और निक्षेपित यानी कहीं जमा करेगा। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। क्या आप समझते हैं? भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है। कारक यानी वो फैक्टर है और जो प्रक्रिया है यानी उसके बीच चलने वाला चरण सिस्टम। तो गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक यानी डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव यानी स्ट्रेस भी डालता है। कौन डालता है? तो गुरुत्वाकर्षण। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल यानी स्ट्रेस लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह है गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। अतः अपवर्तन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण न है तो न अपवर्तन की क्रिया, न परिवहन, न ही निक्षेपण की क्रिया होगी, क्योंकि सबके लिए गति आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। नहीं तो गुरुत्वाकर्षण न होता तो कोई हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कैसा है, गोल है और यह चारों तरफ यह है जो शून्य में लटका हुआ है। तो जो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे हम लोग चलते हैं, न चल पाते, हम लोग भी कहीं अंतरिक्ष में गुम हो जाते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को आरंभ करता है। सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर हो प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर। अंतर्जनित प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं
जैसे घूर्णन यानी रोटेशनल एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। तो जो पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ कैसे, रेडियोधर्मिक क्रियाओं। हैरी हेस ने क्या बताया था कि इसने बताया था कि पृथ्वी के अंदर बहुत से रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद हैं जो अभिक्रिया करते हैं और उससे ताप उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मा ऊर्जा निकलेगा तो ऊर्जा ताप के रूप में ही निकलेगा। दूसरा ज्वारीय घर्षण, यानी चंद्रमा के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर क्या होगा, जो समुद्र है इसमें ज्वार आती है जिससे पानी, समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठेगा, अतः इससे भी ऊर्जा का उत्पन्न होना आवश्यक है। तीसरा है घूर्णन। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर इसका पृथ्वी का मूवमेंट है, यानी यह लगातार लट्टू की तरह नाच रही है, अतः जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी का कोर है वह ठोस है, अतः यह पृथ्वी का कोर कैसा काम, एक डायनामो की तरह कार्य करता है। यानी जो कोर है वह भारी है, वह तो मूवमेंट कर लेता है, लेकिन जो ऊपर उसमें दुर्बलता मंडल है जिसके कारण ऊपर का ठोस जो पदार्थ है, जो भाग है, वह तैरते रहता है, जिसमें उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा और वह उस स्थिति में नहीं मूवमेंट कर पाएगा जिस तरह से पृथ्वी का कोर कार्य करता है। अतः यह एक कैसा काम करता है, तो यह एक चुंबक की भांति काम करता है, यानी इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन होगा, किससे, पृथ्वी से होता है, और यह एक जनरेटर या डायनेमो की तरह कार्य करती है और इससे भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के उष्मा प्रवाह, भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं। यानी जो पृथ्वी की परपटी हम लोग जानते हैं, पृथ्वी है, यह कोर है, पृथ्वी का जो त्रिज्या है यह 6371 किलोमीटर मोटाई है, जिसमें लगभग 35 किलोमीटर मोटा मात्र परपटी है, 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक कोर है। कोर ठोस है, मेंटल में जो आंतरिक मेंटल है यह ठोस है और बाह्य मेंटल जो क्या है तो वह लिक्विड रूप में है, और परपटी ऊपर से लेकर और कुछ बाह्य मेंटल यानी 200 किलोमीटर की मोटाई में वह ठोस है, लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक मंडल कहेंगे, यानी कि वह आधा द्रव है और आधा ठोस है, अतः इसमें अंतर है। फिर बहुत सा जो पूरा पृथ्वी है सब जगह एक तरह के पदार्थ नहीं मिलते हैं, पदार्थ में भी विभिन्नता है, उनके गुण में भी, प्रकृति सब में डिफरेंस है, जिस कारण क्या होगा कि उसमें अंतर्जनित जो बल हैं वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि महासागरीय प्लेट का टक्कर होगा तो ये दोनों पतली प्लेटें हैं, अतः वे जहाँ से टक्कर होगा वहाँ पर टूट जाएंगी और वहीं से जो मैग्मा है वह उसका उद्गार होगा और वहाँ पर आइलैंड का निर्माण होता है। इसी तरह से महासागरीय यानी ओशियनिक और महाद्वीपीय प्लेटों का जब आपस में टक्कर होगा तो महासागरीय प्लेट नीचे की तरफ सबमर्ज होगी और वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर बेनी ऑफ जोन के ऊपर ज्वालामुखी का निष्कासन होगा और यहाँ पर ज्वालामुखी जैसे कि रिंग ऑफ फायर इसका उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण मिलेगा महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो वहाँ पर इतना मोटा परपटी हो जाता है जिस कारण ज्वालामुखी का तो उद्गार न हो पाता है, लेकिन जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है वह तरंगित हो जाता है इस तरह से, जिसका उदाहरण वलित पर्वत जैसे आल्प्स, हिमालय, बहुत सारे पर्वत, एंडीज, रॉकी। अतः विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह असमतल होती है। पटल विरूपण यह क्या है, डाइएस्ट्रोफिज्म। तो देखते हैं सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती है, यानी संचालित यानी मूवमेंट, उत्थापित यानी कि यह ऊंचे हाई जाएगा या लो जा सकता है, निर्मित यानी उसका निर्माण हो गया किसी तरह की आकृति का, यह पटल विरूपण के अंतर्गत ही आती है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित में क्या क्या होगा, एक होगा तीक्ष्ण वलयन, मतलब जो मोड़ है, बैंड है वो बहुत ही तीव्र होगा, यानी इस तरह से पहाड़ का निर्माण होगा। जैसे वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परवर्तनी प्रक्रियाएं। दूसरा, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया, यानी कोई महाद्वीप का ही कोई क्षेत्र ही पूरा का पूरा या तो ऊपर चला आए या नीचे चला जाए। तीसरा होगा अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, जैसे छोटे मोटे जब प्लेट आपस में टकराते हैं थोड़ा बोरा मूवमेंट होगा तो भूकंप आती है। पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन इस तरह से क्या होगा करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका भी होती है।
प्लेट विवर्तनिकी या परिवर्तनिकी प्रक्रिया में भूपर्पटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। और आगे देखिए, महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है, यानी जो विकृति है वह ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। पर्वत निर्माण प्रक्रिया यानी माउंटेन जेनेसिस, यानी माउंटेन का निर्माण होगा, जबकि महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। पर्वतनी से क्या होगा? पर्वत निर्माण। महाद्वीप रचना से महाद्वीप का निर्माण। पर्वतनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में भ्रंश एवं विभंग हो सकता है। भ्रंश मतलब क्या होगा? जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर चला जाए तो यहाँ पर बीच में दरार उत्पन्न होगा तो वह भ्रंश यानी फॉल्ट है। विभंग मतलब क्या होगा? यानी कंप्रेशन, दोनों एक दूसरे के पास आएगा तो बीच में दबाव पड़ेगा तो हो सकता है कि ऊपर भी चला जाए, हो सकता है नीचे भी चला जाए, हो सकता है कि ऊपर नीचे दोनों होगा। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन, ताप क्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण प्रेरित होता है। यानी कि जो सेलों का जो प्रक्रिया हम लोग देखे थे इससे पहले कि सेल कितने प्रकार के, प्राइमरी रॉक यानी इग्नियस रॉक, फिर अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक, एंड तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें जो चट्टान नीचे जाएंगे तो उसका प्रकृति चेंज हो जाएगा, वह मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगा। दूसरा देखिए, ज्वालामुखीता यानी वोल्केनिज्म। ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा यानी मैग्मा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर मैग्मा है, यह कहाँ है? तो मेंटल में जो लिक्विड भाग है वहाँ पर बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ पर जो पदार्थ हैं वह लिक्विड रूप में है, अतः यह गर्म तप्त मैग्मा है। कहीं पर ऊपर, और ये संवहन धारा इस तरह से ऊपर की तरफ उठेगी, और यहाँ पर कहीं पर अगर कमज़ोर ऊपर सतह मिल जाए तो यह उसको तोड़ देगा और तोड़कर इस तरह से लावा बाहर चला आएगा। तो यही ज्वालामुखीता है जो सतह के बाहर भी होता है और सतह के अंदर भी होगा। जहाँ पर सतह मजबूत है वहाँ पर जो ज्वालामुखी मैग्मा है वह सतह के बाहर तो न आएगा, लेकिन अंदर ही उसका मूवमेंट होगा और अंदर ही वह जमकर ठोस रूप धारण कर लेगा। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? तो अनेक ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण होगा। जैसे इस पुस्तक एवं दूसरी इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछली अध्याय के अग्नेय शैल शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीता के बारे में हम लोग बहुत कुछ विस्तृत अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, यानी ज्वालामुखीता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। ज्वालामुखीता एवं ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। ज्वालामुखी मतलब ये स्पेशल कोई इलाका हो गया जो ज्वालामुखी के बारे में बताएगा कि ज्वालामुखी 3 प्रकार का होगा, एक कोन शेप होगा, एक डोम शेप होगा, एक सिंपल दरारी विभाजन होगा। ज्वालामुखीता मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, वह ज़्यादा लावा फेंकता है, कम फेंकता है, पतला लावा निकलता है, इसकी जो जमीन के नीचे ही उसका है या जमीन के ऊपर है, बहुत तरह की बातें हैं जो हम लोग ज्वालामुखी में देखे थे। बहिर्जनित प्रक्रियाएं, यह क्या है? एक्सोजेनिक प्रोसेस। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिकी यानी टेक्टोटेनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। तो देखते हैं, टेक्टोटोनिक मतलब विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोटोनिक प्रक्रिया के बारे में बात यहाँ पर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। कहाँ? तो ढाल युक्त सतह वाले जो क्षेत्र है वहीं पर गुरुत्वाकर्षण का असर अधिक दिखाई देगा। जो समतल इलाका है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो है लेकिन उसका रूप कम दिखाई देगा। कोई पदार्थ वहाँ पर है तो वो थोड़े नीचे ढुला कर किधर जाएगा, क्योंकि पूरा इलाका तो बराबर है। लेकिन यही अगर पहाड़ की चोटी है, यहाँ पर कोई पदार्थ टूट गया तो सीधे ही गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चला आएगा। ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है कौन? तो गुरुत्वाकर्षण। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल यानी स्ट्रेस कहेंगे, दबाव है उसमें, टेंशन हो गया उसको। ठोस पदार्थ में प्रतिबल यानी स्ट्रेस यानी धक्का एवं खिंचाव, यानी धक्का माने पुश, खिंचाव यानी पुल। पुश मतलब वह अपने से उसको दूर फेंकेगा, पुल यानी उसको वह आकर्षित करेगा, से उत्पन्न होता है। इसे क्या उत्पन्न होगा? तो स्ट्रेस यानी प्रतिबल उत्पन्न होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेसेस यानी विलगकारी बल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपण
प्रतिबल का परिणाम क्या होगा, कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या विसर्पण या फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों यानी ग्रेन्स के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड यानी बॉडी में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपवर्तन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। यहाँ देखिए यह क्या है, तो अनाच्छादित प्रक्रियाएं एवं उनका प्रेरक बल, मतलब अनाच्छादित, यहाँ देखिए क्या क्या होगा अनाच्छादित में, प्रक्रिया नंबर 1 अपक्षय, बृहद संचलन और अपवर्तन एवं परिवहन। तो अपक्षय में क्या होगा, तो इसमें प्रेरक बल क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण, आणविक दाब तथा रासायनिक क्रियाएं। इससे क्या होगा, अपक्षय यानी जो कोई पदार्थ उसमें टूट फूट होगा। दूसरा होगा बृहद संचलन यानी मास डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या काम करेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही प्रमुख फैक्टर है। और अपवर्तन या परिवहन यानी इसमें ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह पर पदार्थ का मूवमेंट होगा। तो इसमें कौन काम करेगा, तो गतिज ऊर्जा। और बृहद संचलन मुख्य रूप से कैसे होगा, तो ऊपर से नीचे की ओर। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायुीय तत्व है। कौन कौन, टेम्परेचर और रेन की बात हो रही है। इन दो दुनिया में महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया में ये दोनों अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न स्थिति में पाई जाती है। क्या होगा, कहीं पर तापमान अधिक है वर्षा अधिक, कहीं पर तापमान कम तो वर्षा कम, कहीं पर तापमान अधिक है लेकिन वर्षा नहीं है, कहीं पर तापमान कम है लेकिन यहाँ भी वर्षा नहीं है। यह पूरे दुनिया का नियम है। महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक समान शब्दावली अनाच्छादन यानी डिन्यूडेशन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत यानी स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटाना। जैसे प्याज का जो छिलका होता है उसको ऊपर से हटाइए तो फिर नया छिलका आ जाएगा, वही वाली बात है। यानी कि जो एक पर्वत है, ऐसा थोड़े ही पूरा पर्वत ही एक बार हटा कर ले जाएंगे और अलग कहीं उसको, पहले वह खड़ा था बगल में उसको इस तरह से ऊर्ध्वाधर था पहले, तब इसको हम लोग लैंडस्केप मोड में कर देंगे, ना होगा। यह धीरे धीरे इसे हवाओं के द्वारा ताप दाप के कारण इसमें विखंडन होगा और धीरे धीरे टूट कर धीरे धीरे छोटा होता घिसता हुआ चला जाएगा। इसमें क्या होगा, अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपवर्तन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र हम लोग 6.1 में देखेंगे। अनाच्छादन प्रक्रिया तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है, यानी जो ऊपर हम लोग देखे थे उसके बात है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखतः वर्षा और ताप क्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। यानी कि वर्षा और ताप क्रम बहिर्जनिक जो प्रक्रिया है उस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त होती है। यानी कोई ढाल है इस तरह से मान लेते हैं, यानी ढाल मान लेते हैं ये इस इलाका है, मान लेते हैं यह क्या है, तो हिमालय है। अब सूर्य की किरणें इधर से निकली तो क्या होगा, जो इसका दक्षिणी इलाका है वहाँ पर अधिक धूप है। जैसे कि हिमालय का जो भारतीय क्षेत्र है वह आबाद है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं, जबकि हिमालय के जो अपोजिट साइड है, उत्तरी साइड, वहाँ पर धूप की किरणें कम पड़ती हैं। अतः इससे भी दोनों में वनस्पति में विभिन्नता है। आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च
वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार यानी फ्रॉस्ट, व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती है। नॉर्मल सी बात है, कहीं वर्षा अधिक होगा तो वहाँ अपर्दन अधिक होगा, कहीं वर्षा कम है तो वहाँ अपर्दन कम होगा, लेकिन कहीं हवा तेज है तो वहाँ अपर्दन ज़्यादा होगा, हवा कम है तो अपर्दन कम होगा। तापमान अधिक है तो वहाँ पर रासायनिक क्रियाएं अधिक होगी, जिससे उसका रासायनिक अपर्दन अधिक होगा, लेकिन जहाँ तापमान कम है वहाँ पर हवा अगर तेज है तो हवाओं के द्वारा उसका अपर्दन होगा। आगे देखते हैं। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन, वलन यानी क्या होगा उसमें इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रेखा, भ्रंश यानी एक दूसरे से दूर जाएगा तो एक नीचे भी जा सकता है, बीच वाला नीचे चला जाएगा, या बीच वाला ही अगर ऊपर उठ जाए तो आसपास के दोनों नीचे हो जाएंगे। संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण यानी कोई झुकाव, मतलब कि जो संस्तर है उसका पूर्व की तरफ झुकाव हो जाए, ओरिएंटेशन। जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति यानी जो जोड़ है, बैंड है, वह है या नहीं है। संस्तर तल घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता, मतलब जो खनिज है वह कठोर है या मुलायम है, तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, क्या वे रासायनिक क्रिया करेंगे कि नहीं करने वाले हैं। पारगम्यता यानी प्रियमेबिलिटी यानी कि वो कैसा है, या अपारगम्यता यानी इससे अंदर होकर, इसके पोर से होकर जल अंदर जा सकता है या न जा सकता है, यह ताप का सुचालक है कि कुचालक है वाली बात है, इत्यादि इसमें सम्मिलित माने गए हैं। विभिन्न प्रकार के शैलों अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। क्षमता प्रदूष कर अलग अलग उनका क्षमता होगा, अलग अलग क्षमता प्रस्तुत करेंगे। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण तथा दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। यानी कि कोई प्रक्रिया है रासायनिक मान लें या जो फिजिकल मूवमेंट, तो कहीं पर वो है जो भौतिक प्रक्रिया होगी उसके खिलाफ है, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया के खिलाफ न है, उसके सामने वह विवश हो गया। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैल भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है, अतएव वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती है तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनिक में विभिन्नता का कारण बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनवगम्य यानी इम्परसेप्टिबल हो सकता है। दीर्घावधि में यह सतत श्रांति हो के कारण शैलों को तीव्र रूप में प्रभावित करता है। यानी अल्पावधि में तो आप उसको कुछ न कर सकते हो, अनवगम्य है, वह उसका प्रतिरोध कर रहा है, लेकिन दीर्घ अवधि में वो धीरे धीरे क्या हो तो वह खत्म हो जाएगा, उसका घर्षण हो जाएगा, उसका रासायनिक क्रिया हो सकता है जिससे वह अपवर्तन के शिकार हो जाएगा। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पटी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहते ही हैं। कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, अपक्षय यानी वेदरिंग, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं, जो भी जितना होगा सब कुछ पढ़ लेंगे हम लोग। तो देखते हैं, फिर पहले एक पिक्चर छूटा हुआ है उसको देख लेते हैं। ये पिक्चर है, इसमें क्या दिया है यहाँ देखिए, जलवायु एवं अपक्षय मेंटल की गहराई है, मतलब जलवायु एवं अपक्षय मेंटल की गहराई सब कुछ में दिया हुआ है। यह स्ट्रेकोव ने 1967 में रूपांतरित एवं संशोधित इसको किया था। यह है क्या, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर यह जो ऊपर है यह वर्षन मिलीमीटर है, यानी ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, और इधर से इस टाइप में यह क्या है तो यहाँ देखिए, पहला है
टुंड्रा क्षेत्र यानी तापमान बहुत कम, यानी कि हमेशा यहाँ पर बर्फ है। दूसरा है टाइगा पोडजोल क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर महीने के कुछ वर्ष बर्फ रहेगा, बाकी दिन यहाँ पर शुष्क इलाका होगा, खुला क्षेत्र है। स्टेपी यह विषुवत रेखा के बाद यानी 30 कर्क रेखा के वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। फिर अर्ध मरुस्थल यानी जो कर्क रेखा के में पश्चिमी समुद्र तट पर मिलने वाले क्षेत्र। फिर सवाना, तो यह शीत क्षेत्र था, शीत कटिबंधीय जो 35 डिग्री के बाद का क्षेत्र था। और सवाना यह विषुवत रेखा के बाद का क्षेत्र होता है और यह विषुवत रेखा का वाला क्षेत्र है। इसमें क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, सो देखिए। एक नंबर, एक यह टुंड्रा है, यह क्या होगा, तो यह नूतन शैल यानी नई चट्टानों से बना हुआ है। दूसरा है यह एक नंबर यह है, पर यह क्या है, नई चट्टान है। दूसरा है सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र, तो दूसरा कौन है, यह दूसरा है, यह सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र है। तीसरा देखिए सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र तीसरा मिलेगा, यानी ये तीसरा बीचे वाला। और चौथा है मृतिका खनिज क्षेत्र, तो जो खनिज वाला क्षेत्र कहाँ है, तो यहाँ देखिए मृतिका खनिज क्षेत्र है। पांचवा है एल्युमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता का क्षेत्र, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड यहाँ पर मिलेगा, तो अधिकता अच्छे वाला क्षेत्र है। छठा हो गया लोहा एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड युक्त मृदा, तो छठा किधर गया, यहाँ पर एल्युमिनियम और लोहा ऑक्साइड मृदा है। फिर देखिए यह टुंड्रा है, यानी पोल की बात हो रही है, यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल। और यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी यह 0 डिग्री विषुवत रेखा की बात है। क्लियर है। अब जैसे जैसे हम लोग टुंड्रा क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे क्या होगा, पहले वर्षा देखिए, पहले वर्षा तो यहाँ पर 0 डिग्री 90 डिग्री पोल पर नहीं है, लेकिन उसके बाद टाइगा पोडजोल क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा का मात्रा बढ़ गया। स्टेपी में फिर घट गया, और जो अर्ध मरुस्थल है यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम है। सवाना में अर्ध जो मरुस्थल उससे अधिक वर्षा है और विषुवत रेखा पर वर्षा अधिकतम होती है। इसी तरह से तापमान, तो तापमान जो 90 डिग्री है यानी कि पोल की बात हो रही है, वहाँ से उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहिए, वहाँ से जैसे जैसे हम लोग निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री तक पहुँचते जाएंगे, वहाँ पर तापमान एक समान रूप से बढ़ती हुई चली जाएगी। यानी तापमान सब जगह एक समान बढ़ रहा है, लेकिन वर्षा में डिफरेंस है, वर्षा कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। लेकिन विषुवत रेखा पर क्या है, यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा है, वर्षा भी ज़्यादा है। समाना क्षेत्र में तापमान की अपेक्षा वर्षा कम है, और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में वहाँ पर क्या होगा, तापमान के अनुपात में वर्षा सबसे कम है। और स्टेपी क्षेत्र में और तापमान भी कम है लेकिन वर्षा भी कम है। और जो टाइगा पोडजोल क्षेत्र है यानी कि जो टेम्परेट रीजन वाला इलाका है, इसमें क्या होगा, इसमें तापमान के अनुपात में वर्षा अधिक है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ भी तापमान के अनुपात में वर्षा की मात्रा अधिक है। आगे देखते हैं, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवक्षय यानी वेदरिंग। तो देखते हैं, तो वीडियो लगभग 37 मिनट का हो चुका है, तो आशा करते हैं कि इसको अगली बार पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।